अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे और उसमें हमने दो लिए थे, एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। अब जो थर्ड इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, जिसको आप थर्ड पिलर भी बोलते हो, वो कौन सा है? जुडिशरी। एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर का आपको पता है, एक लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूट करता है। इसमें एक और पिलर आता है और इंस्टीट्यूशन आता है गवर्नमेंट का, एक और ब्रांच है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन इट कम्स टू जस्टिस। ठीक है, कि आपने रूल ऑफ लॉ किस तरह होगा सोसाइटी में, अगर हमारी कोर्ट्स अच्छा काम करेंगी तो तभी रूल ऑफ लॉ भी होगा ना। ठीक है। अच्छा, जुडिशरी का मतलब क्या होता है? ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होते हैं। कहने का मतलब है, ये कोर्ट्स के अराउंड घूमता है। इस तरह कुछ जितना भी जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जो भी कोर्ट्स में हो रहा है, जज जो है वो केसेस को सुन रहा है, ठीक है, जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब कुछ हम कहते हैं ये जुडिशरी है। लिखा भी हुआ है, द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग, अप्लाइंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। जुडिशरी हम पूरे सिस्टम ऑफ कोर्ट को बोलते हैं। हम बोलते हैं ना यहाँ की जुडिशरी बहुत करप्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो कोर्ट्स है वो करप्ट है, मतलब पूरे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं जुडिशरी। ठीक है। तो जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरप्रिटिंग लॉज, अप्लाइंग लॉज एंड इन्फोर्सिंग लॉज। इंटरप्रिटिंग एक बहुत यहाँ पे सिर्फ एक, आप सिर्फ एक तशरीह समझ रहे होगे, लेकिन इसका बहुत रोल होता है। तो इंटरप्रिटिंग को मैं नीचे आके डिफाइन करूंगी। अप्लाइंग लॉज मतलब कि आपके सामने कोई केस आया है, उस केस पे अप्लाई करना लॉ। जैसे बोलते हैं ना, कोई जज बोलता है इस दफा के तहत आपको इतने साल की सजा है और इतना जुर्माना है, मतलब केस पे लॉ अप्लाई करना, कि आपने इस लॉ के अंडर जो है ये जुर्म किया और आपको इस लॉ के मुताबिक कितनी सजा मिली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से वो देखते हैं ऑब्वियसली जज भी, वो लॉ को अप्लाई करना। और जब वो लॉ अप्लाई कर देते हैं तो फिर और जो इंटरप्रेट करते हैं लॉस को, इनको इन्फोर्स करते हैं। ठीक है। ओके। तो आम जबान में तो आप समझते हो कि क्या होता है, केसेस को सुनना और लॉस को अप्लाई करना, सजा देना, विक्टिम को उसका हक दिलवाना, ये सारा काम होता है जुडिशरी का। जुडिशरी होता है कि कोर्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जितनी भी कोर्ट्स आपकी कंट्री में हैं, सुपीरियर, ठीक है, जो आपकी बाकी लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो भी होता है, जितनी भी कोर्ट्स हैं, वो सारी को मिला के हम क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम है? ये जुडिशरी है। जुडिशरी का काम क्या होता है? इंसाफ देना। इंसाफ किस तरीके से देना? जो भी कोर्ट को जो भी केस आता है, वो लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, लॉज को अप्लाई अप्लाई करते हैं, एनफोर्स करते हैं लॉज को। ठीक है। As one of the three pillars of government, along with the executive and legislative branches, its primary role is to administer justice and ensure laws are applied fairly and consistently. जैसे बाकी सब ये बाकी तीन पिलर, जो बाकी दो पिलर्स हैं, उन्हीं की तरह ये एक थर्ड पिलर है गवर्नमेंट का, जिसका प्राइमरी काम क्या होता है? जस्टिस प्रोवाइड करना। मैंने यही कहा है ना, ऊपर भी जो इंटरप्रेट करते हैं, लॉज को अप्लाई करते हैं, एनफोर्स करते हैं, सारा काम जस्टिस से देने के लिए करते हैं। तो प्राइमरी मकसद क्या है? जस्टिस को जो है सोसाइटी में लेके आना, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये इंश्योर करना कि लॉज जो है फेयरली अप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये नहीं कि केस एक चीज का आया, आप गलत दफा उठा के और बंदे को 2 साल की सजा मिलनी है, आप 10 साल की पकड़ा दो। फेयरली, ठीक है ना, फेयर ग्राउंड्स के ऊपर आप जस्टिस प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली यही है कि आप लॉज को अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हो, तभी तो जस्टिस आप प्रोवाइड कर रहे हो ना। तो प्राइमरी काम जुडिशरी। जुडिशरी का नाम जहन में आते ही जस्टिस वर्ड आता है, कि इसका काम जरूर इंसाफ देना है। ठीक है। In democratic systems, the judiciary operates independently, which is vital for upholding the rule of law and protecting individual rights. आजकल ज्यादातर सोसाइटी स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की एक बहुत बुनियादी शर्त ये होती है कि वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हर इंसान आजाद है, हर इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है ना, हर इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं, लिबर्टी है, राइट टू फ्री स्पीच है, फ्रीडम है, हर चीज है, यही कहती है डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब अगर डेमोक्रेसी इन वैल्यूज को जो है वो कंसीडर करती है कि हर बंदे के पास राइट्स होते हैं, ये होता है, उसको हर बंदे के साथ नाइंसाफी ना हो, उसको इंसाफ दो, किसी के राइट्स को ना तोड़ो, इनमें इंटरवीन ना करो, अगर डेमोक्रेसी ये कहती है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट होगी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में ऑपरेट नहीं होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहती है ना कि हर बंदे के पास राइट है, इसका मतलब है। और राइट को प्रोटेक्ट करना काम किसका होता है?
जुडिशरी का होता है। कोई किसी की राइट में अगर इंटरवीन करे तो जुडिशरी का काम होता है ना उस बंदे को सजा देना और विक्टिम को इंसाफ दिलाना। ठीक है। तो फिर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ये इस चीज पे स्ट्रेस डालते हैं कि जहां पे भी डेमोक्रेसी है वहां पे जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ही है, तभी लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने बाकी यहाँ पे देख दो तीन प्रोसेस का लिखा है कि लास्की emphasizes the significance of judicial processes, asserting that although they may be technical, they are vital for safeguarding liberty. लास्की ने ये बोला था कि जो जुडिशियल प्रोसेसेस होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, ऑब्वियसली टेक्निकल तो होते हैं। ठीक है, टेक्निकल तो होते हैं प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेसेस टेक्निकल होते हैं लेकिन ये बंदे की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से ऊपर ये भी लिखा हुआ है ना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। क्यों? ताकि रूल ऑफ लॉ रहे। ना कि अब देखो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी तो वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री ना हुई। हम कहते हैं ना जहां पे हर बंदे के पास फ्रीडम है वहां के जो जज है वो किसी भी इन्फ्लुएंस से आजाद है, इसका मतलब है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। जहां पे आपकी जुडिशरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, किसी भी एक बंदे के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है, ठीक है, या तो करप्ट करप्ट जो है या तो मेरिट की बेस पे जज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। ठीक है। फिर वहां पे तो इंडिविजुअल के राइट्स नहीं होंगे, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो लास्की ने ये बोला था कि जुडिशियल प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल जरूर है लेकिन बंदे की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। दे आर वाइटल फॉर सेफगार्डिंग लिबर्टी। ही contends that the manner in which justice is administered, particularly the selection and authority of judges, mirrors the moral character of a nation. लास्की ने ये बोला था, ही सेज दैट जिस जिस तरह से एक कंट्री में जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जाएगा, मतलब जिस तरीके से जस्टिस को फराहम किया जा रहा होगा, खास तौर पर जजेस किस तरीके से सिलेक्ट हो रहे हैं और जजेस के पास कितनी अथॉरिटी है, ये चीज दिखा देती है कि एक नेशन का करेक्टर क्या है। क्या वहां पे मोरल वैल्यूज हैं, कहाँ वहां पे जस्टिस प्रिवेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, कहने का मतलब ये है अगर जस्टिस एक अच्छे वे में एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है, मतलब जस्टिस प्राइम नहीं किया जा रहा है, जज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की सुन रहा है या अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट के साथ जा रहा है या अपने ही खार में है जज, तो इसका मतलब है कि वहां पे जस्टिस एक अच्छे मैनर में नहीं है। और दूसरा, उस कंट्री में जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पसंद से जो है वो जजेस को रख रही है, या जज मेरिट पे नहीं आ रहा है और उनके पास आर्बिट्रेरी पावर है। आर्बिट्री पावर कौन सी होती है? जो मतलब एक्सेस, बहुत ज्यादा पावर जो उनके पास नहीं होनी चाहिए, जितनी कानून उनको नहीं देता उतनी पावर उनके पास है। फिर इसका मतलब है कि वो उस पावर को अब्यूज करेंगे, जज जज अब्यूज करेगा ना उस पावर को, इसका मतलब है उस नेशन का कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं। इसलिए कहते हैं जुडिशरी साफ है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो मतलब आपका कंट्री अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हर इंडिविजुअल के पास राइट है। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। सिमिलरली, रूसो connects justice to liberty, asserting that to properly enforce justice is necessary for achieving and maintaining freedom within society. रोसो ने बोला था, इन्होंने जस्टिस को लिबर्टी के साथ कनेक्ट किया था, और लिबर्टी डेमोक्रेसी में होती है। इन्होंने बोला था अगर जस्टिस और लिबर्टी सही तरीके से है, मतलब अगर जस्टिस सही तरीके से काम करेगा तभी लिबर्टी आएगी, अगर जस्टिस सही तरीके से नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। इसीलिए इसने बोला था कि जस्टिस का कनेक्शन है लिबर्टी के साथ। उन्होंने बोला था अगर जस्टिस अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है, तो फ्रीडम नहीं होगी सोसाइटी में, और अगर प्रॉपरली इन्फोर्स्ड होगा जस्टिस तो तब ही हम लोग सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में हर बंदे के पास फ्रीडम होगी और आपकी सोसाइटी एक मतलब हार्मोनियस सोसाइटी होगी जहाँ पे सारे लोग खुश होंगे। लॉर्ड ब्राइस एयर्स दैट इफ जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड डिसऑनेस्टली और वीकली इट लॉसेस इट्स इम्पैक्ट। इन्होंने बोला था कि अगर जस्टिस को आप मतलब वीकली, मतलब बहुत वीक जस्टिस होगा, इंसाफ ना होने के बराबर को, जो इंसाफ मतलब अच्छे तरीके से मिल भी नहीं रहा होगा, ऑनेस्ट बेसिस पे नहीं होगा, तो इसका उस जुडिशरी का या उस जस्टिस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप देखें जिन कंट्रीज में जुडिशरी अच्छा काम नहीं करती वहां के लोग फिर इज्जत नहीं करते। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे आता है कि जो जज होता है हम उसको अपने सामने काजी बोलते हैं, और उसकी हमारी हिस्ट्री, हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री भी निकाल दें और हर कंट्री के लिहाज से
जज का एक बहुत मतलब एक बहुत अच्छा इमेज होता है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में, कि हमें लगता है कि कोई भी हमारे अगेंस्ट होगा तो एक जो आखिरी जगह है, आखिरी रूम है जिसमें जाकर जिस बंदे के सामने खड़े होकर हमें इंसाफ मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा, वो सिर्फ जज होगा। यही होता है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पे बाइश ने बोला है, अगर वो ही जज हमें सही इंसाफ नहीं देगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता हम पे। मजीद उन्होंने बोला था, एंड इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट मोर देन इट्स सिवेरिटी दैट इफेक्टिवली डेटर्स रॉन्ग डूइंग। और उन्होंने बोला था, देखो आप बहुत सारी कंट्रीज में, जो यहाँ से मैं लिखा है मैं उस बात को बता रही हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, जज फैसले तो करता है लेकिन बहुत तारीखें देकर, और फिर उसका क्या होता है, फिर उस कंट्री में क्राइम बहुत ज्यादा होता है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक चोर है, एक एक मर्डरर है, उसने एक मर्डर किया है, ठीक है ना, किसी का भी मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद उसका केस चला है। अब सजा क्या है उस कंट्री में? कत्ल की सजा, मौत है, फांसी। लेकिन अब मसला क्या है कि उसको फांसी देने में जज को कोई 16 17 18 साल लग गए, उन्होंने केस लटका दिया। और फिर एंड पे क्या हुआ, उसको फांसी भी नहीं हुई, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से वो बरी हो गया, कुछ भी करके वो बरी हो गया, उसको सजा नहीं हुई। तो क्या ये चीज लोगों को क्राइम करने से रोकेगी? नहीं। तो यहाँ पे उसने ये बात, ब्राइस ने बोला था, पनिशमेंट देने के जो चांसेस हैं, जो सर्टेनिटी है पनिशमेंट की, उसको बढ़ाओ। क्योंकि अगर पनिशमेंट देने के ही चांसेस नहीं, तो फिर जितनी भी स्वेयर पनिशमेंट हो कोई फायदा नहीं। अगर एक चोर को ये पता चलेगा अगर मैंने चोरी की तो मुझे सजा होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो इस डर से ही चोरी नहीं करेगा, सिवेरिटी तो दूर की बात है। लेकिन एक चोर को ये पता है कि मैंने चोरी की तो सिवेरिटी जो जो पनिशमेंट है वो बहुत सख्त है, मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन सेकंड थॉट उसके दिमाग में है कि यार हाथ तब काटे जाएंगे ना जब पनिशमेंट देने के चांसेस होंगे, मैं तो निकल जाऊंगा किसी तरह। फिर जितने भी स्वेयर सजा रख दो, आप नहीं रोक सकते। तो ये कहते थे कि हमारा जुडिशरी का सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि वहां पे पनिशमेंट देने के चांसेस बहुत ज्यादा, सिवेरिटी है वो सेकंड पे आप देखते हो, पहले तो पनिशमेंट देने के चांसेस को बढ़ाओ कि आप पनिशमेंट हर हाल में दोगे, फिर आप सिवेरिटी की तरफ जाओ। अगर पनिशमेंट देने के चांसेस नहीं है और सिवेरिटी ज्यादा है तो फिर कोई फायदा नहीं। ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके बाकी हम लोग फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस इसके तीन चार हैं, जिसमें सबसे पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने इसको ना दो तीन पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा हो जाता है लेक्चर, और बहुत सारे लोग फिर वो देख नहीं पाते, ठीक है। तो आज वाले में मैं आपको बताऊंगी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सबसे पहला फंक्शन है जुडिशरी का। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का आप नॉर्मली मतलब, इसका जो हम लोग उर्दू में मतलब होता है तशरीह करना, मतलब एक्सप्लेन करना, इन डेप्थ किसी चीज को सही तरीके से खंगाल कर रखना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता क्या है? जब आप मैं इसको पहले नॉर्मल जबान में आपको बता देती हूँ। कोई ल- आप जज के सामने कोई केस आया है, और इस उस केस में जब वो उस केस के ऊपर लॉ अप्लाई करने लगा है, तो उसको पता चला जो लॉ अप्लाई कर रहा है वो उस केस के लिहाज से थोड़ा सा क्लियर नहीं है। वो आता उसी लॉ के अंदर है केस, लेकिन क्लियर नहीं है, मतलब वो केस को अच्छे तरीके से उस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा। मतलब कि जो लॉ है वो अनक्लियर है और एम्बिग्युअस है। अब यहाँ पे जज क्या करता है कि उस लॉ को डिफाइन करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। अच्छे तरीके से डिफाइन करने के बाद उसमें वो एक और डेफिनेशन ऐड कर देता है। जब वो डेफिनेशन ऐड करते हैं ना, उस ऑलरेडी जो लॉ, एग्जिस्टिंग जो लॉ होता है, उसमें जो वर्ड अनक्लियर होता है उसको डिफाइन जो करता है, उस डिफाइन करके ना उसकी एक्सप्लेनेशन को ऐड करता है। उस एक्सप्लेनेशन को हम लोग कहते हैं केस लॉ या जज मेड डिसीजन बोलते हैं, जज मेड लॉ या केस लॉ बोलते हैं। वो उसकी इंटरप्रिटेशन करके केस लॉ ऐड करता है और फिर वो केस के ऊपर अप्लाई करता है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल एग्जिस्टिंग, जैसा कि वो पहले था, एज इट इज था नेचुरल, जो अपनी वो कंडीशन में था, वो केस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होता। जज को ये पता था कि यही लॉ इस केस पे अप्लाई होता है और इसी लॉ के अंदर उसको मैंने सजा देनी है, लेकिन वो जो जिस जो सामने मुजरिम खड़ा होता है वो उल्टा बोलता है कि यार ये इस लॉ के अंदर मेरा केस आता ही नहीं सही तरीके से, आपने तो लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, जो वर्डिंग लिखी है वो तो वो उस वर्डिंग के मुताबिक तो मैंने काम नहीं किया। फिर जज क्या करता है, अब वो होता तो मुजरिम है और लॉ भी वही अप्लाई होना है, फिर जज क्या करता है, उसमें जो वर्ड अनक्लियर होता है, एम्बिग्युअस होता है। एम्बिग्युअस का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? जो चीज क्लियर ना हो,
बहुत आप कंफ्यूज हो उसको देख के चीज को ना। तो वो जो वर्ड अनक्लियर होगा ना उस लॉ के अंदर, उसको क्लियर करेगा, क्लियरिटी देगा। तो क्लियरिटी देने में वो जो बात बोलेगा उस और उसको ऐड कर दिया जाएगा उस लॉ में, तो उसे बोलते हैं केस लॉ। के जो एग्जिस्टिंग स्टैच्यूट था या जो लॉ था, उसके ऊपर जो जज ने केस ला दिया है, अपने रिमार्क्स दिए हैं कि मतलब ये वर्ड का ये मतलब है और तुम्हारे केस के ऊपर यही अप्लाई होता है। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये होता ही तब है ताकि मुजरम भाग ना जाए, उनके ऊपर लॉ अप्लाई हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी यहाँ पे। पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ जहां तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। When laws are unclear or ambiguous, the judiciary interprets them to apply to specific cases. जब laws unclear होते हैं, ambiguous होते हैं, तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी इंटरप्रेट करती है उन लॉज को जो अनक्लियर होते हैं, ताकि उनको स्पेसिफिक केसेस के ऊपर अप्लाई कर सके, क्योंकि वो अपने नेचुरल कंडीशन में या अपनी जो एज इट इज जो कंडीशन होती है उसमें वो केस के ऊपर सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहे होते, तब वो उनको क्लियर करती है, उसको इंटरप्रेट करती है। जजेस यूज देयर discretion in interpreting these laws considering principles such as justice, equity and common sense. अब जज इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? अब लॉ हम ऐसे करते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ होता है वो उसी के मुताबिक हम मुजरिम को सजा देते हैं। अब जज उस टाइम तो नहीं लेजिस्लेचर को बोलेगा यार आओ तुम लॉ बनाओ इसको लेके, अभी के अभी 2 सेकंड में मुझे लॉ बना के तो मैंने मुजरिम को सजा देनी है। अब यहाँ पे जज के पास ना ऑप्शन होता है कि वो अपने दिमाग से सोचकर अपने जजमेंट दे, अपने जजमेंट दे कि जो वर्ड क्लियर नहीं है उसको क्लियर करे। अब वहां पे क्या वो अपने मतलब कि वो जो सिर्फ उसको ठीक लगता है वही करेगा? नहीं, वो जजमेंट तो देगा, लेकिन जजमेंट वो जस्टिस की बेस पे देगा, इक्विटी के एंड कॉमन सेंस, जिसको हर बंदा सोचे कि हाँ भाई जज ने ये ठीक फैसला किया है। कॉमन सेंस की बेस पे करेगा, जस्टिस की बेस पे करेगा, इक्विटी की बेस पे करेगा। ठीक है, अपनी जजमेंट जरूर देगा, लेकिन उसकी भी कोई ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वो जजमेंट देगा। और जजमेंट दे के क्या करेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगा उसको हेल्प करने के लिए केस लॉ बनाएगा, ताकि वो उसको हेल्प करके वो मुजरिम को सजा दिलवा सके। ठीक है, देयर इंटरप्रिटेशन नॉट ओनली रिजोल्व द इमीडिएट केस बट ऑल्सो स्टैब्लिश लीगल प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर केसेस। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? मॉडल। जब यहाँ पे जज इंटरप्रेट करेगा ना लॉ को, इंटरप्रेट करेगा मतलब से क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो ना सिर्फ वो जो केस उसके सामने होगा जिस केस की वजह से वो लॉ को क्लियर कर रहा था, ना सिर्फ वो केस सॉल्व होगा, बल्कि वो हिस्ट्री में उसका उसका रिकॉर्ड रख लिया जाएगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि यार जब भी उस तरह का केस कभी फ्यूचर में आएगा तो जज क्या करेगा? जो पिछला केस किसी जज ने सॉल्व किया था उसको उठाएगा और उसमें से इंसाइट निकालेगा, हाँ उस जज ने इस लॉ को क्लियर किया था और मेरा केस भी उस केस जैसा है, मतलब कि वो एक मॉडल की तरह फ्यूचर में यूज होगा उसी तरह के केसेस के लिए। ठीक है, ताकि बार बार क्लियर करने की जरूरत ना पड़े। दिस प्रोसेस कैन इफेक्टिवली शेप द लॉ बाय क्रिएटिंग जज मेड लॉज, जिसको हम केस लॉ भी बोलते हैं, विच सप्लीमेंट्स रिटन स्टैट्यूट्स। मैंने वही बोला है कि जो ऑलरेडी रिटन स्टैट्यूट आम स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है रिटन लॉ। जो हमारा लॉ होता है हम स्टैट्यूट कहते हैं, जो ऑलरेडी रिटन स्टैट्यूट था। सप्लीमेंट यहाँ पे मतलब सप्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे है कि हेल्प करना। अब जब जो ऑलरेडी लॉ लिखा हुआ था उसको हेल्प करने के लिए जो जजमेंट जज पास करेगा उसे हम बोलते हैं जज मेड लॉ या एग्जिस्ट केस लॉ। केस लॉ पे क्या करेगा? जो ऑलरेडी रिटन लॉ होगा उसको हेल्प करेगा और एक मॉडल की तरह उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट की तरह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जिसको हम लीगल प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, जो फ्यूचर के केसेस में फिर हेल्प करेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ये दी हुई है, आप एक एग्जांपल ले लें। एक लॉ है, लॉ क्या कह रहा है? अ लॉ स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल यूज अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस व्हाइल ड्राइविंग। अब लॉ क्या लिखा हुआ है? क्या किन वर्ड्स में लिखा हुआ है? नो पर्सन शेल यूज अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस वाइल ड्राइविंग। बट यहाँ पे लॉ ने ये डिफाइन नहीं किया था वेदर यूजिंग हैंड्स फ्री डिवाइसेस लाइक ब्लूटूथ ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस प्रोविशन। अब लॉ देखो, जब जज लॉ को पता है, हम लोग जो बातें इनफॉर्मल वे में एक दूसरे के साथ करते हैं ना, शायद उन पे वर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, लेकिन जब बात लॉ की और क्रिमिनल कोर्ट की आ रही है, जज की आ रही है, पूरे कोर्ट रूम की आ रही है, तो आपके लॉ का एक एक वर्ड देखा जाता है और एक एक वर्ड पे कितने मुजरम जो है वो बाय दंदनाते फिर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो
सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज नहीं करेगा ड्राइव करते वक्त। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि क्या इसके अंदर हैंड्स फ्री डिवाइसेस भी आती हैं। हैंड्स फ्री डिवाइसेस कौन सी होती है जिनको आप हाथ में यूज नहीं कर रहे होते। मतलब यहाँ पे तो उसने मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस बोल दिया, लेकिन साथ हैंड्स फ्री डिवाइसेस नहीं बोला। अब ये भी तो हो सकता है ना कि बंदा बोला कि यार आपने तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोला था, लेकिन मैंने हाथ में तो फोन नहीं पकड़ा हुआ था, मैंने तो ब्लूटूथ लगाया हुआ था, मुझ पे आप कैसा चालान काट रहे हो। तो अब इस लॉ के, ये जो लॉ लिखा है इसके मुताबिक जो बंदा ब्लूटूथ से बात कर रहा था वो तो यहाँ पे भाई उसका कोई लाइसेंस, उसका कोई चालान नहीं बनता। वो केस कर देगा पुलिस पे कि यार इन्होंने मुझसे, ट्रैफिक पुलिस वालों ने मुझसे क्यों लिया है चालान। आपका लॉ तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं यूज करनी। मैंने तो वो हाथ में पकड़ी ही नहीं हुई थी, क्योंकि लॉ में तो नहीं लिखा हुआ ना कि हैंड्स फ्री डिवाइसेस नहीं। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज है ना ये अनक्लियर है। यहाँ पे जज अब लेजिस्लेचर को आके नहीं बैठे कोर्ट रूम में बैठे होने या लॉ बना दे। यहाँ पे जो जज है वो अपना दिमाग यूज करके डिसीजन देगा, ठीक है, जिसको हम केस लॉ बोलेंगे फिर, ठीक है। वो स्टैचूट नहीं होता, वो केस लॉ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैंड्स फ्री डिवाइसेस का नहीं लिखा हुआ था। अ ड्राइवर इज टिकट फॉर टॉकिंग ऑन अ हैंड्स फ्री डिवाइस एंड द ड्राइवर contests the ticket, arguing that using a hands-free device is not the same as holding a phone and therefore should not be prohibited. अब एक ड्राइवर को टिकट का मतलब है कि उसको चालान कट मिल गया, टिकट मिल गया मतलब चालान मिल गया। अब क्या करेगा, ड्राइवर ने इस बात को जो है मानने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं तो हैंड्स फ्री डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई हाथ में फोन तो नहीं पकड़ा हुआ। हमारा लॉ तो ये कहना मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, तो ये कोई मोबाइल तो नहीं था जो आपने मुझे टिकट काटा है। मैं तो एक ब्लूटूथ यूज किया है, मैं तो हाथ में कुछ नहीं पकड़ा था, मैंने तो स्टेयरिंग पे हाथ रखे हुए हैं, मतलब वाइल ड्राइविंग, मैंने तो ब्लूटूथ से मैंने बात की है। अब यहाँ पे ले गया बंदा केस कोर्ट में। This case reaches court and the judge must interpret the meaning of use in the statute. अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैच्यूट था, लॉ था, जो 9 पर्सन से स्टार्ट होकर ड्राइविंग पे खत्म हो रहा है, इसमें जो वर्ड यूज है ये क्लियर नहीं था। अब उसने बताया नहीं कि यूज भी कौन कौन सी चीजें, उसने इतना लिख दिया था लॉ में इतना लिखा हुआ था यूज था मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस। तो अब यूज में क्या हैंड्स फ्री डिवाइसेस भी आती है नहीं आती, अब ये जज इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। द जज कंसिडर्स द पर्पस ऑफ द लॉ। अब सबसे पहले वो पर्पस देखेगा कि लॉ का पर्पस क्या था, विच इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन व्हाइल ड्राइविंग एंड रिव्यू स्टडीज ऑन द रिस्क ऑफ हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जज क्या करेगा, अब यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस, जस्टिस, इक्विटी इन सब की बेस पर देगा। ये नहीं कि वो सिर्फ अकेला क्या समझता है, मतलब वो अकेला तो है, लेकिन वो अपने दिमाग से इतना सोचेगा कि कॉमन सेंस क्या कहती है, जस्टिस की बेस पे, इक्विटी की बेस पे करेगा, ठीक है। जस्टिस, अब ये नहीं कि वो जो ड्राइवर था वो जज को पसंद नहीं आया तो जज ने कोई भी डिसीजन दे दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। कोई भी आपके सामने है, जज तो ऑब्वियसली जस्टिस की बेस पे प्रोवाइड करेगा ना। अब यहाँ पे जज क्या करेगा, जज सबसे पहले देखेगा, उसने वर्ड यूज को अब डिफाइन करना है। वो देखेगा कि इस लॉ का मकसद क्या था। लॉ का मकसद तो यही था कि एक्सीडेंट ना हो, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये लॉ बनाया था। दूसरा वो देखेगा कि हैंड्स फ्री जो कम्युनिकेशन है, हैंड्स फ्री डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन है, देखेगा कि वो मतलब उसके रिव्यूज देखेगा कि मतलब भाई या कि उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट पास्ट में हुए हैं या नहीं हुए, या जब एक्सीडेंट हुए बंदे के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था या क्या सीन था क्या ही था, बाकी स्टडीज को देखेगा। द जज determines that although hands-free devices reduce physical distraction, they still pose a cognitive distraction। अब यहाँ पे बहुत बड़े ही कॉमन सेंस की बात की है उसने, यहाँ पे जज ने, उसने बोला फिजिकल डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब है, वो उसने हाथ में जरूर कि उसका एक हाथ यहाँ पे, वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन की वजह नहीं बना ड्राइवर के हाथ में फोन, लेकिन कॉग्निटिव मतलब उसका दिमाग मुसलसल कॉल के ऊपर था स्टिल। जरूर उसने हाथ से मोबाइल नहीं पकड़ा था, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन वो स्टिल देयर, कि मतलब उसका दिमाग अभी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, जो बंदा कॉल पे बोल रहा था वो उधर ही था दिमाग। कहने का मतलब है चाहे आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, पर्पस जज ने बोला लॉ का यही था कि एक्सीडेंट ना हो। तो अगर आपकी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी तो आपकी कॉग्निटिव थी, और कॉग्निटिव थी तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट हो सकता था। अब यहाँ पे वो क्या बोलेगा ना कि एज अ रिजल्ट द जज रूल्स दैट यूज ऑफ अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूड्स हैंड्स फ्री डिवाइसेस ऑल्सो। उसने बोला इसके अंदर हैंड्स फ्री डिवाइसेस भी आता है, इसका मतलब है कि यूज में ये सारा कुछ आता है। वो सारी चीजें हैं जो आपको कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन भी दे रही हैं। जरूरी नहीं कि फिजिकल डिस्ट्रैक्शन होगी कि आपका हाथ जो है
एक हाथ आपने स्टीयरिंग पे रख दिया, दूसरे से आपने फोन पकड़ लिया, सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं है, आपकी कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन हुई है। जो पर्पस था, जो वेरी पर्पस था लॉ का, वो क्या था कि हमने डिस्ट्रैक्शन को रोकना है, तो डिस्ट्रैक्शन तो वॉज स्टिल देयर। तो इसका मतलब है कि यूज में हैंड्स फ्री डिवाइसेस भी आती हैं। अब क्या है, दिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट्स अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक मॉडल क्रिएट करेगा, एंड इन फ्यूचर केसेस कोर्ट्स विल अप्लाई this reasoning to other drivers who use hands-free devices while driving। अब जब कभी, अब हर बंदे को इस केस ला का नहीं पता होगा, उसे तो कि नॉर्मल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट होगा उसको शायद पता हो। अब जब कभी कोई ड्राइवर आएगा और बोलेगा आपने तो उसमें लिखा हुआ था कि यूज ऑफ अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, तो मैंने तो वो नहीं किया, मैं तो ब्लूटूथ लगाया हुआ था, तो फिर यहाँ पे जो फ्यूचर में जज वो इस वाले केस को उठाएगा जो ऑलरेडी एक मॉडल की तरह सेट किया होगा पिछले जज ने, जिसे हम केस लॉ भी बोलते हैं। इसको उठा के अप्लाई करेगा और बोलेगा ये हिस्ट्री में ये इस तुमसे पहले भी कुछ सालों में ये केस हुआ है और इसका यही यूज को यही इंटरप्रेट किया था तब भी जज ने, और यही आपके केस में भी है कि आपने हैंड्स फ्री डिवाइस भी क्यों यूज की है। ठीक है। Through this judicial interpretation, case law clarifies the scope of the original statute, influencing how it applies in subsequent cases, आने वाले cases। तो जो ऑलरेडी ओरिजिनल स्टैट्यूट तो ये था, और केस लॉ क्या था, ये यूज ऑफ अ मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूड्स हैंड्स फ्री डिवाइसेस। तो ये केस लॉ बन गया, और ये केस लॉ ओरिजिनल के साथ उस केस में जुड़ गया। अब जब कभी फ्यूचर में जब भी कोई केस आएगा तो ये अप्लाई होगा। और एक एक बात और, केस लॉ चेंज होता रहता है, आपकी सिचुएशन के लिहाज से केस लॉ चेंज हो सकता है। फिर कुछ केस आते हैं जो ज्यादा बहुत ही और ही डिफिकल्ट है समझने में, हो तो उसमें मजीद आगे जाके कभी जज जो है उस टाइम, अगले टाइम पे जो जज हो वो उसको चेंज करे केस लॉ को। ठीक है। तो केस, अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आखिरी लाइन क्या थी इस पैराग्राफ की, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन कॉमन लॉ सिस्टम्स वेयर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैरी सिग्निफिकेंट लीगल अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन सब्सिक्वेंट केसेस। कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है आपको पता है? जो लीगल सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, सिविल, कॉमन। अच्छा, कॉमन लॉ सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स आगे, वैसे वो मोस्टली लोग नहीं भी पढ़ाते, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगी ताकि आपको पता चले हमारे यहाँ कौन सा लॉ सिस्टम है। कॉमन लॉ सिस्टम ना हिस्ट्री में ना जो है ना ब्रिटिश रूल से निकल के आया है। तब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होते थे ना, स्टैट्यूट्स तो नहीं होते थे कोडेड। अब तो रिटर्न हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बकायदा। तब क्या होता था हिस्ट्री में, हिस्टोरिकली ये होता था, जब ब्रिटिश रूल में भी देखो, तब ना जज जो डिसीजन देता था ना, जज मेड लॉज होते थे। देखो इसको भी तो हम देखो, इंटरप्रिटेशन को जज मेड लॉज भी बोलते हैं। वह तब ना जज मेड लॉज होते थे, जो जज ने डिसीजन दे दिया वो वही लॉ होता था, क्योंकि रिटर्न तो कुछ होता नहीं था, और उसी को आने वाले उस केसेस पे वो लोग अप्लाई करते रहते थे। तो फिर बाद में आगे जाके काफी जब थोड़ी सी जो है वो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट आई हमारे लीगल सिस्टम्स में, तो फिर जो है ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आने लग गए। लेकिन अभी भी कॉमन लॉ का वो वाला एस्पेक्ट हमें नजर आता है। आप यूएस में देखो, आप यूके में देखो, आप पाकिस्तान में देखो, आप बहुत सारी जगहों पे इंडिया में देखो, तो आपको वहां पे कॉमन लॉ अभी भी, कॉमन लॉ का जो सिस्टम है वो अभी भी नजर आएगा। जैसे इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे जज क्या करता है, जो ऑलरेडी रिटन स्टैट्यूट होता है उसमें वर्ड्स को क्लेरिफाई करता है। क्लेरिफाई भी किस तरह करता है, अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने जजमेंट से, जैसे पुराने टाइम में होता था कॉमन लॉ सिस्टम में, अपने अपने जजमेंट से कर रहा होता है ना, फिर जिसको हम केस लॉ बोलते हैं, जज मेड लॉज भी बोलते हैं। तो वो जो कॉमन लॉ का एस्पेक्ट है वो आपको आज भी नजर आता है। और जिन कंट्रीज में ये है, जज इंटरप्रेट कर सकते हैं, वहां पे हम कहते हैं वहां का सिस्टम किस तरह का है, कॉमन लॉ सिस्टम है। वहां पे कॉमन लॉ सिस्टम है, जिन जगहों पे जजेस को इंटरप्रेट करने की इजाजत होती है कि वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। और हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में कर सकते हैं, यूएस में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं। जजेस के पास ये अथॉरिटी होती है, उनकी अथॉरिटीज में से एक अथॉरिटी उनके पास ये होती है कि कभी भी कोई इस तरह का केस आ जाए जिसके ऊपर लॉ अच्छे तरीके से अप्लाई ना हो रहा हो, तो फिर उसमें जो वर्ड क्लियर ना हो उसको इंटरप्रेट करें। और ये कॉमन लॉ सिस्टम्स में होता था पुराने टाइमों में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कॉमन लॉ सिस्टम्स में होता है। और जिन जिन कंट्री में जज के पास ये अथॉरिटी होगी, हम क्या बोलेंगे, वहां का लीगल सिस्टम किस तरह का है, कॉमन लॉ पे है। ठीक है, पाकिस्तान का कॉमन लॉ पे है ना। ठीक है, जज के पास अथॉरिटी होती है ये वाली। ओके, आई होप आप लोगों को इंटरप्रिटेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं इसको आपको इसका दूसरा फंक्शन बताऊंगी जो सेटल करते हैं ये डिस्प्यूट्स, जितनी भी जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। तो ये पहला तो इसका था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ताकि जो मेरी रिकॉर्डिंग है या जो लेक्चर है वो बहुत लंबा ना हो, छोटे छोटे में आप लोग देख सको
और आपको ये मुश्किल ना हो वापस आते हैं कि पता नहीं मैंने, अगर लंबी वीडियो होती है, लेंथी होती है, मैं एक में भी बना सकती हूँ, लेंथी होती है तो बच्चे को ये मुश्किल होती है कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था। जब एक छोटी सी होगी तो खाना खाते वक्त भी देख लेगा, चलते फिरते वक्त भी देख लेगा, तो उसको पता होगा एक पार्ट मैंने देख लिया, अब दूसरे पार्ट में नेक्स्ट फंक्शन है। तो नेक्स्ट फंक्शन में आपको दूसरे पार्ट में बताती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।